नमस्कार। अब नौबत यहां तक आ गई है कि निकट भविष्य में हिमालय की बर्फीली वादियों में एक नहीं बल्कि दो दो दलाई लामा हों। एक तिब्बती परंपरा और निर्वासन में जी रहे तिब्बती समुदाय के अनुसार चुना गया और दूसरा चीन की सरकार के राजनीतिक इरादे से नियुक्त। यह सिर्फ एक धार्मिक या सांस्कृतिक सवाल नहीं बल्कि हिमालयी राजनीति, भारत चीन संबंध और वैश्विक कूटनीति का विस्फोटक मुद्दा बन चुका है। मौजूदा दलाई लामा के 90वें जन्मदिन के उत्सव के बीच यह विवाद फिर से सुर्खियों में है। चीन बार बार कह रहा है कि अगला दलाई लामा तिब्बत यानी चीन के नियंत्रण वाले क्षेत्र में ही जन्म ले और उसकी नियुक्ति पर सिर्फ चीनी सरकार की मुहर हो। दूसरी ओर दलाई लामा और निर्वासित तिब्बती समुदाय साफ कह चुके हैं कि उत्तराधिकारी की खोज तिब्बती परंपरा और धार्मिक रीति से ही होगी, चाहे वह तिब्बत में जन्म ले या निर्वासन में। अब यह आशंका पूरी तरह वास्तविक हो गई है कि भविष्य में दो समानांतर दलाई लामा सामने आ सकते हैं, एक चीनी सरकार द्वारा नियुक्त, दूसरा तिब्बती परंपरा के अनुसार निर्वासन में चुना गया। यह स्थिति तिब्बती समाज को गहरे द्वंद्व में डाल सकती है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी हलचल मचा सकती है। दलाई लामा के उत्तराधिकारी की खोज की प्रक्रिया जितनी रहस्यमयी है उतनी ही कौतूहल भरी भी। जब मौजूदा दलाई लामा का निधन होता है तो वरिष्ठ भिक्षु, धार्मिक अधिकारी और तिब्बती समाज के ज्ञानी लोग विशेष संकेतों, स्वप्न, पवित्र झीलों में दिखे चिन्हों और अन्य पारंपरिक तरीकों से अगले दलाई लामा के पुनर्जन्म की खोज शुरू करते हैं। कभी कभी दलाई लामा के शरीर की दिशा, आसपास के वातावरण में घटित घटनाएं या सपनों में आए संकेत भी मार्गदर्शन करते हैं। लहामो लात्सो नामक झील में देखे गए दर्शन या किसी खास क्षेत्र में अचानक हुए प्राकृतिक परिवर्तन, यह सब संकेत माने जाते हैं कि नया दलाई लामा कहां जन्म ले सकता है। संभावित बालक की पहचान के बाद उससे जुड़ी कई परीक्षाएं होती हैं। क्या वह पिछले दलाई लामा की वस्तुएं पहचान सकता है? क्या उसकी स्मृति में कोई पुरानी बात है? क्या उसका व्यवहार या स्वभाव दलाई लामा से मिलता है? इन सब के बाद धार्मिक अधिकारियों और समाज के वरिष्ठ लोगों की सहमति से ही अंतिम घोषणा होती है। तिब्बत का इतिहास भी उतना ही उतार चढ़ाव भरा है। सदियों तक तिब्बत एक स्वतंत्र बौद्ध साम्राज्य रहा, जहां दलाई लामा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक नेता भी थे। 1950 में चीन ने तिब्बत पर सैन्य नियंत्रण स्थापित किया, जिससे तिब्बती पहचान और धार्मिक स्वतंत्रता पर संकट आ गया। 1959 में चीनी दमन के बाद मौजूदा 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो किसी तरह भारत आ गए थे और अब यहीं से निर्वासित तिब्बती सरकार का नेतृत्व करते हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आज भी तिब्बती गवर्नमेंट इन एग्जाइल का मुख्यालय है और यहीं से पूरे भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में तिब्बती संस्कृति, शिक्षा और धर्म की मशाल जलाई जाती है। भारत ने तिब्बती समुदाय को शिक्षा, संस्कृति और धार्मिक स्वतंत्रता दी, जिससे तिब्बतियों और भारत के बीच गहरा संबंध है। दलाई लामा का धर्म और दर्शन करुणा, अहिंसा और वैश्विक शांति पर आधारित है। वे तिब्बती बौद्ध धर्म के गेलुक्पा संप्रदाय के मुखिया हैं और सन 1989 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। उनके लिए तिब्बती समाज में सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक एकता का भी प्रतीक बनना स्वाभाविक है। यही वजह है कि उनके उत्तराधिकारी के चयन को लेकर इतनी संवेदनशीलता और विवाद है। अब विवाद के केंद्र में चीन की भूमिका है। चीन ने सन 2007 में एक कानून पारित किया जिसमें कहा गया कि सभी पुनर्जन्मों को सरकारी अनुमति लेनी होगी। चीन का दावा है कि दलाई लामा का उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार सिर्फ उसकी सरकार को है
और उसकी स्वीकृति के बिना कोई भी नियुक्ति अवैध मानी जाएगी। चीन ने पहले ही 11वें पंचेन लामा, जो दलाई लामा के बाद दूसरे सबसे बड़े धार्मिक नेता हैं, की नियुक्ति में हस्तक्षेप किया था। 1995 में दलाई लामा द्वारा मान्यता प्राप्त पंचेन लामा को चीनी अधिकारियों ने हिरासत में लिया था और आज तक उनका कोई अता पता नहीं है। चीन ने अपनी पसंद से एक अन्य पंचेन लामा नियुक्त कर दिया, जिसे तिब्बती समाज और निर्वासन में रह रहे तिब्बती मान्यता नहीं देते हैं। दलाई लामा ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि उनका उत्तराधिकारी तिब्बती परंपरा और निर्वासित तिब्बती समुदाय के अनुसार ही चुना जाएगा और चीन द्वारा नियुक्त कोई भी दलाई लामा मान्य नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराधिकारी की खोज की जिम्मेदारी उनके द्वारा स्थापित गदेन फोर्ड्रन ट्रस्ट को होगी, जो तिब्बती परंपरा और धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार ही कार्य करेगा। चीन के गोल्डन अर्न सिस्टम को उन्होंने पूरी तरह खारिज कर दिया, जिसे चीन ऐतिहासिक परंपरा बताता है, जबकि तिब्बती इसे सिर्फ एक राजनीतिक हस्तक्षेप मानते हैं। भारत की भूमिका भी इस विवाद में महत्वपूर्ण है। भारत ने हमेशा दलाई लामा और तिब्बती समुदाय को धार्मिक स्वतंत्रता और सम्मान दिया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने स्पष्ट कहा है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी का फैसला सिर्फ दलाई लामा और उनकी संस्था के अधिकार क्षेत्र में है। कोई बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं है। चीन ने इस पर नाराजगी जताई और भारत को सावधानी बरतने की चेतावनी दी, लेकिन भारत ने अपने रुख पर कायम रहते हुए तिब्बती धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन किया। अब सवाल है कि क्या दो दलाई लामा बन सकते हैं? तिब्बती समाज, धार्मिक विद्वान और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ मानते हैं कि मौजूदा हालात में यह पूरी तरह संभव है कि एक चाइनीज दलाई लामा और एक तिब्बती निर्वासित दलाई लामा भविष्य में सामने आए। इससे तिब्बती समुदाय में विभाजन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक और राजनीतिक विवाद और भारत चीन संबंधों में नई नई जटिलताएं आ सकती हैं। आखिरकार दो दलाई लामा बनने की नौबत सिर्फ तिब्बती धर्म का सवाल नहीं, बल्कि एशिया की राजनीति, भारत चीन संबंध, धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक अस्मिता का भी सवाल है। आने वाले समय में यह विवाद और गहराएगा और दुनिया की निगाहें तिब्बत, धर्मशाला और बीजिंग पर टिकी रहेंगी। वैसे आपके ख्याल से क्या चीन की सरकार को तिब्बती समुदाय के धार्मिक और सांस्कृतिक मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए? जरूर बताइएगा।